बताया जाए क्या लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग। MRQ अब इस नहीं, हाँ, जनवरी में। लास्ट क्लास में क्या हम लोग देखे थे? ओके, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, डेटा टाइप समाप्त हो चुका है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड्स था। ठीक है, लिखा जाए, हेडिंग दीजिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, लाइट ऑफ करो। ध्यान दो, बात नहीं करो। हेडिंग दो कीवर्ड्स। लिखिए, बोलकर लिखवा देते हैं। कीवर्ड्स के बारे में लिखो। कीवर्ड्स आर अ स्पेशल रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स आर कीवर्ड्स के बारे में लिखना है। कीवर्ड्स आर अ स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड्स आर अ स्पेशल रिजर्व वर्ड that consist of a special meaning, that consist of a special meaning, a special meaning in programming language, a special meaning in programming language. Full stop. Keywords cannot be identifier. Keywords cannot be identifier. Keywords cannot be identifier. तो ध्यान देंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होता है, राइट? ठीक है, और कीवर्ड्स को हम लोग दूसरे नाम से स्पेशल रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, रिजर्व वर्ड इसलिए कहा जाता है कि कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, क्लास नेम, पैकेज नेम, etc। किसी चीज को हम लोग नेम के द्वारा क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएबल का एक नाम देते हो, ठीक है। जब तुम फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन का एक नाम दोगे। जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर टॉपिक, तो जो स्ट्रक्चर बनाओगे उस स्ट्रक्चर का एक मीनिंगफुल नेम दोगे, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे हम आपको नाम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर भी बनाने का एक सेट ऑफ रूल्स है, जो आइडेंटिफायर में हम बताएंगे। टोकन्स का एक पार्ट है आइडेंटिफायर भी, ठीक है। तो कोई भी अगर पूछेगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर के थ्रू हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे वेरिएबल नेम, प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका एक नाम होगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का तुम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे तो लेंथ, ब्रेथ, एरिया और पेरीमीटर वेरिएबल्स होंगे ना, ठीक है। फंक्शन बनाओगे तो फाइंड एरिया नाम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर डेटा टाइप इंट है तो इंट नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्लोट नाम का फंक्शन का नाम नहीं हो सकता है, स्ट्रक्चर का नाम नहीं हो सकता है। अगर फॉर लूप है, लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ोगे, फॉर तुम्हारा कीवर्ड है तो फॉर नाम का वेरिएबल तुम नहीं बना सकते हो, व्हाइल नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो, इफ नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं होता है, ठीक है।
तो सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स है, ठीक है, लिख लीजिए, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग, देयर आर 32 कीवर्ड्स, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी तक आप 8 कीवर्ड पढ़ चुके हैं और एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर आप सी में कंप्लीट करते जाएंगे सारा कीवर्ड आपका डिस्कस हो जाएगा, लेकिन 32 कीवर्ड्स का आपको नाम यहाँ पे जानना होगा। 4-4-8 कीवर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, कोई बता सकते हैं क्या? आ जाओ। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं, वो सब ऑपरेटर है, वो सब क्या है? ऑपरेटर है। हाँ वेरी गुड। 4 डेटा टाइप मैंने बताया था ना, और 4 डेटा टाइप मॉडिफायर बताया था, तो 4-4 क्या हो गया? 8। 8 डेटा टाइप है, या 8 हमारा क्या है यहाँ पे? कीवर्ड्स है, और हर कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग है ना। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करोगे। फ्लोट का पर्पस होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नहीं, वो फंक्शन है, वो क्या है? फंक्शन है। मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, लिखिए आप, ठीक है, लिखते जाइएगा। पहले हम 8 लिख दे रहे हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। ये 8 डेटा टाइप, 8 4 और 4 डेटा टाइप मॉडिफायर, ये ऑलरेडी आप इसका मीनिंग जानते हैं ना, ठीक है। कोई भी पूछेगा कि साइंड का मतलब क्या होता है, अनसाइंड का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे तो लॉन्ग डेटा टाइप लिख लिए 8। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे लिखिए इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू, हाँ गो टू में कोई स्पेस नहीं, एक वर्ड है, void, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक, फोर, while, do, टाइप डेफ, कॉन्स्ट, साइज ऑफ ऑपरेटर बताया था ना, साइज ऑफ यहाँ पर कीवर्ड है। टोटल काउंट कीजिए कितना हुआ? 28। वोलेटाइल,
28 29 ही हुआ है। न्यू नहीं है, न्यू सी प्लस प्लस का कीवर्ड। इनम, इनम, इनुमरेशन, इनम, ENUM। इनम का मतलब होता है इनुमरेशन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कितना हुआ? 30। और दो देखो। लूप, लूप नहीं, नहीं, देखो ना वो सही बोल रहा था, देखो जी, बोलो, मिलाओ। इनम बताया ना। यूनियन, यूनियन और स्ट्रक्ट। यूनियन कंटिन्यू लिख दिए हैं, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 32 हो गया। यही 32 कीवर्ड्स है, और हर चैप्टर में आप कीवर्ड्स डिस्कस करते जाओगे, राइट। जैसे डेटा टाइप पढ़ाए, डेटा टाइप पढ़ाए तो 4 4 4 8 हो गया, क्लियर। जब लूप पढ़ोगे तो लूप से रिलेटेड पढ़ोगे। कंट्रोल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारा हो जाएगा। टॉपिक वाइज आपका ये डिस्कस होते जाएगा। चलिए, कीवर्ड्स के बाद फिर क्या है? आइडेंटिफायर। लिखा जाए, हेडिंग दीजिए सभी लोग, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। लिखा जाए, आइडेंटिफायर कैन बी, आइडेंटिफायर कैन बी, कैन बी name of, name of variable, name of variable, comma, function, comma, structure, structure, comma, union, comma, class, etc। ये क्लियर होना चाहिए कि आइडेंटिफायर किस चीज का नेम हो सकता है? वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, क्लास का नाम, ठीक है। यूनियन, पैकेज का नाम, इनुमरेशन का नाम, ये सब आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है। और आइडेंटिफायर का मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मीनिंगफुल नेम कहने का मतलब क्या? आप जिससे रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कि हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंथ ब्रेथ मुझे चाहिए, तो लेंथ ब्रेथ अगर हम लेंथ या ब्रेथ लिखे तो मीनिंगफुल है, एल या बी लिखे भी तो मीनिंगफुल है। अब लेंथ ब्रेथ के जगह एक्स और वाई नाम का वेरिएबल ले लें, क्या मीनिंगफुल है? नहीं। एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो एरिया ले लेंगे तो मीनिंगफुल है। वेरिएबल नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो उसमें किस तरह के रिजल्ट को तुम रख रहे हो। पेरीमीटर में पेरी ले लो या पीआर ले लो, एरिया के लिए एआर ले लो। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। अब जैसे फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, जैसे प्रिंटफ यूज करेंगे तो पता चल रहा है ना कि प्रिंटफ से प्रिंटिंग का काम होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? CLR वो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है, तो पता चल रहा है ना कि स्क्रीन को ये क्या करेगा? क्लियर करेगा, ठीक है। strcpy पता चल रहा है ना कि स्ट्रिंग को कॉपी करेगा। strcmp पता चल रहा है कि स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। strrev पता चलेगा कि स्ट्रिंग का रिवर्स निकालेगा। तो हर आइडेंटिफायर का जो भी नाम होता है वो नाम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। अब आइडेंटिफायर बनाने का भी सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम दे देंगे। लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करो। देयर आर some rules, there are some rules, there are some rules for creating, there are some rules for creating identifier, ठीक है। आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल लिखिए,
It is a collection of, first rule, it is a collection of, it is a collection of alphabet, digit, कॉमा देकर, अल्फाबेट कॉमा डिजिट and only one special character, and only one special character, only one special character as underscore, as underscore, अंडरस्कोर इस तरह से लिखिएगा। अंडरस्कोर का साइन जो होता है वो आप जानते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे तो ध्यान देंगे, ठीक है। नीचे में एक अंडरलाइन की तरह होता है ना, और बीच में जो होता है उसको हाइफन बोलते हैं या माइनस साइन। चलिए फर्स्ट, तो ध्यान दो, फर्स्ट रूल क्या है कि आइडेंटिफायर में, ऐसा नहीं कि ये सी के लिए ही रूल मैं बता रहा हूं, ठीक है, जितने भी दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सभी के लिए यही रूल्स इंप्लीमेंट होगा। आइडेंटिफायर में एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, वो है कौन सा, अंडरस्कोर, ठीक है। अगर किसी भी आइडेंटिफायर में दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप इंटर कर देंगे तो वहां पे एरर जनरेट हो जाएगा, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, ठीक है। सेकेंड रूल, second rule, a space is not allowed, a space is not allowed in identifier. Next, it cannot be started with, next point लिखो, it cannot be started with, it cannot be started with digit, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, keywords cannot be identifier, keywords cannot be identifier, keywords cannot be identifier, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं आइडेंटिफायर, ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये 4 फर्स्ट में सही है या गलत, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कीवर्ड्स है, ठीक है। ये भी सी सही है या गलत, सही है। ये गलत है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये गलत है, गलत है, डॉट है यहाँ पर। फर्स्ट नेम भी गलत है, स्पेस स्पेस नहीं होगा। लास्ट नेम सही है,
ये भी सही है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है ना, केवल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये लास्ट वाला गलत है। चलिए इसको नोट गलत। कीजिए, एग्जाम्पल में इसको नोट कीजिए। एबीसी क्यों नहीं सही है? फोर कीवर्ड है। फोर क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, मैंने पॉइंट लिखा है ना। और सही गलत का है उस तरह से टिक लगा लीजिएगा उसमें, ताकि आपको पता चले। अब क्या है आइडेंटिफायर के बाद? ठीक है, एस्केप सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हटाए इसको। डिजिट से स्टार्ट है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लिखवाया है ना मैंने। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ डिजिट। तो 1 2 3 एबीसी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंस, या इसको कहा जाता है कंट्रोल कैरेक्टर। कंट्रोल कैरेक्टर, देखिए पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होता है जिनको आप प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हो प्रोग्रामिंग में। ठीक है, वो प्रिंट ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप जब उसको टाइप कीजिएगा, ठीक है, टाइप तो हो जाएगा सोर्स कोड में, लेकिन वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। तो उस तरह के कैरेक्टर को क्या कहते हैं? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। और उसी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है? एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए, मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रिंटफ लिखेंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि प्रिंटफ के द्वारा एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग डबल कोट के अंदर, मैं आपको यहां पे कहूं कि मुझे इस तरह से कंसोल पे आउटपुट आना चाहिए, वेलकम टू सी, डायरेक्ट आप डबल कोट लिखिएगा तो प्रिंट नहीं करेगा। सिंगल सिंगल कोट, सिंगल सिंगल क्या? डबल कोट को फिर डबल कोट में डालना। सिंगल कोट भी नहीं डायरेक्ट प्रिंट करता है। डबल, इसको एक और कैरेक्टर के अंदर डालते हैं, याद नहीं आ रहा। कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जो बिना एस्केप सीक्वेंस का। और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम देखो यहाँ पे, अगर तुम लिख रहे हो यहाँ पे, आगे हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, प्रिंटफ में मैसेज हमेशा डबल कोट में लिखते हैं, राइट? ठीक है, वेलकम टू सी, ये चीज को तुम लिखना चाहते हो, अभी इसका आउटपुट आएगा वेलकम टू सी, ठीक है, विदाउट डबल कोट, राइट? लेकिन कोई कहे कि मुझे डबल कोट, स्क्रीन पे आउटपुट मुझे डबल कोट में ही चाहिए, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि सर एक और डबल कोट लगा दीजिए।
मैसेज तो डबल कोट से इनक्लोज होता ही है, एक और डबल कोट लगा देंगे तो ये प्रिंट कर जाएगा, लेकिन आउटपुट एज इट इज जो था वेलकम टू सी वही आएगा बिना डबल कोट का। आ रही बात समझ में? और आपको लगता है कि यहाँ पे इस डबल कोट को हटा के हम सिंगल कोट 2 बार लिख दें तो ये डबल कोट थोड़ी है, सिंगल कोट भी है, और सिंगल कोट भी डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट आप टाइप नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। उसी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और यही जब हम इसको कैसे लिख दे, ध्यान दो, ठीक है, ऑल एस्केप सीक्वेंस मस्ट बी स्टार्टेड विथ बैकस्लैश, ऑल एस्केप सीक्वेंस मस्ट बी स्टार्टेड विथ बैकस्लैश, बैकस्लैश एन तो न्यू लाइन जनरेट करेगा, बैकस्लैश टी, ठीक है, तो टैब प्रिंट करेगा। तुम सो रहे हो जी, जाओ आंख धो कर आओ, हाँ जाओ। अरे तुम उठो ना वहां से जी, तुमको बोल रहे हैं, तब तुमको पता नहीं चल रहा है कि हम सो रहे हैं क्लास में। अगर ऑल इस मैंने बताया कि सभी एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, ठीक है, तो डबल कोट को प्रिंट कराने के लिए बैकस्लैश डबल कोट यूज करते हैं। इसी चीज को अगर हम क्या लिख दे, बैकस्लैश डबल कोट, क्या लिख दे, बैकस्लैश डबल कोट, ठीक है, और यहां पर भी सी के बाद भी मैं क्या लिख दूं, बैकस्लैश डबल कोट, तो अब बैकस्लैश डबल कोट क्या करेगा, डबल कोट को प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ एक डबल कोट आता है तो क्या, कहाँ गलती से लिख दिए, ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि ऑल एस्केप सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगा, बैकस्लैश से। न्यू लाइन यूज करना है तो बैकस्लैश एन यूज करोगे, बैकस्लैश, अब तुमको यहाँ पे डबल कोट प्रिंट कराना है तो क्या यूज करोगे, बैकस्लैश डबल कोट। और मैंने तो पहले ही बोला कि प्रिंटफ जब पढ़ोगे तो मैसेज हमेशा डबल कोट से इनक्लोज होता है, तो फर्स्ट वाला तो डबल कोट दोगे ना इनक्लोज करने के लिए जी, ये तो रूल ही है। तो डबल कोट से इनक्लोज किए, उसके बाद तुमको डबल कोट प्रिंट कराना है तो यही चीज ना लिखोगे। टू सी बोल रहा है सर, टू सी बैकवर्ड स्लैश के लिए बोल रहा है, टू सी बैकवर्ड स्लैश के लिए बोल रहा है कि वो डबल कोट में नहीं है। कौन सा डबल कोट में नहीं है, वो बैकवर्ड स्लैश, लास्ट वाला स्लैश। अरे लास्ट वाला तुम लोग का ये चीज क्या है, ये तो बैक स्लैश से ही ना स्टार्ट है, ये बैक स्लैश से ही ना स्टार्ट है। यहाँ पर भी जो सिलेक्टेड एरिया है क्या क्या चीज से स्टार्ट है, बैक स्लैश से स्टार्ट है, और यहाँ पर भी क्या है, बैक स्लैश से ये नहीं स्टार्ट है, और डबल कोट से तो मैसेज इनक्लोज होता ही है, ठीक है। विशाल कुमार माइक ऑफ रखो। चलिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखा जाए एस्केप सीक्वेंस का डिफिनेशन, लिखो, दोज कैरेक्टर्स which cannot be typed which cannot be typed in programming called non-printable character, full stop, so in this case escape sequence is used to
रिप्रेजेंट नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, फुल स्टॉप। All escape sequence must be started with all escape sequence must be started with अपने आप को हर तरह से फ्लेक्सिबल बनाओ, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसा था, अब कहीं जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा, इतना तो यूजर फ्रेंडली आपको नहीं बनाया जाएगा कि आपको बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं वो छाप रहे हैं आप। आ जाओ। तो बोलने से क्या होता है कि आपको लिखने का क्या क्षमता है, ठीक है। अब क्या लिखने का स्पीड है आपका। अब कॉपी अगर हम चेक करने लगे तो बहुत सारे कॉपी में स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा। अब उसको आपको सही, आप उसको जब फेयर करें तो आप जिस स्पेलिंग में आपको डाउट्स हो उसको घर पे आप देखिए, ऐसे इंप्रूव होता है। हाँ, क्या लिखें? मस्ट बी स्टार्टेड विथ बैकस्लैश। बैकस्लैश ऐसे आप लिखोगे, पहले बैकस्लैश लिख दो और ब्रैकेट में बैकस्लैश का साइन तुम जानते हो, ये बैकस्लैश होता है, ठीक है। चलिए, अब हमको जानना होगा कि इस तरह का कौन कौन सा कैरेक्टर है जो C++ जावा में यूज होता है। सी में भी यूज करेंगे, C++ में भी यूज करेंगे, जावा में भी यूज करेंगे। एक चीज दिमाग में बैठा लेना, अगर सी जहां वीक हुआ, आगे आने वाला कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आने वाला है। अब जैसे है तुमको सी को कंप्लीट करना है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए पढ़ाया हुआ, ठीक है। जहां सी वीक हुआ, ठीक है, फिर आगे जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप कोडिंग से भागिएगा, और वही जिसका सी स्ट्रांग हो गया, कोडिंग करने लगेगा, तो उसको फिर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये चीज हम दिमाग में बैठा लो, नहीं तो हल्का सर दर्द किया, हल्का फीवर महसूस होने लगा, ठीक है, घर से निकल गए, क्लास से निकल गए। चुपके से निकल गए टीचर से। अगर कोई टीचर ये सब पर ध्यान नहीं दे तो तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमको क्या मतलब है जी, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। क्या जरूरत है हमको रोकने के लिए? जाओ। और उस समय कितना दुख होगा जिसको, जिस समय तुम्हारे फादर, जो मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिस समय बच्चा का, जिस समय विप्रो टीसीएस में जिस बच्चा का प्लेस्ड होगा, आपका कुछ भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिग्री तो मिल गया लेकिन आप ऑन रोड हो। गार्जियन को तो जो भी 10,000 मंथली खर्च हो या 12,000 खर्च हो तो हर मंथ में भेज रहे हैं। और सोसाइटी में भी है कि मेरा तो बच्चा राजधानी में पढ़ रहा है, इस कॉलेज में पढ़ रहा है। उनको तो आउटकम से मतलब है, क्या आप आउटपुट देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, देयर आर सम एस्केप सीक्वेंस, देयर आर सम एस्केप सीक्वेंस इन सी। देयर आर सम एस्केप सीक्वेंस इन सी। अब सी में कौन कौन सा एस्केप सीक्वेंस है? एक तरफ एस्केप सीक्वेंस, दो कॉलम बनाओ, एस्केप सीक्वेंस, और एक तरफ मीनिंग। बैकस्लैश एन, इसको तुम यूज करोगे न्यू लाइन के लिए।
बैकस्लैश टी, इसको तुम यूज करोगे हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। बैकस्लैश भी, इसको तुम यूज करोगे वर्टिकल टैब के लिए। ठीक है, बैकस्लैश डबल कोट, इसको तुम यूज करोगे डबल कोट के लिए। बैकस्लैश सिंगल कोट, इसको तुम यूज करोगे सिंगल कोट के लिए। बैकस्लैश डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश भी डायरेक्ट नहीं प्रिंट होगा स्क्रीन पे। बैकस्लैश आर, कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कर्सर, कर्सर ऑन बिगनिंग ऑफ लाइन। सर वो बैक स्लैश लिखे हैं, स्पेलिंग सर मिस्टेक हो। ठीक है, बैकस्लैश, बैकस्लैश आर, बैकस्लैश आर हो गया। बैकस्लैश एफ, होम फीड, इसका मतलब होता है कर्सर, कर्सर ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे, पेज सेपरेटर इसको बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में यूज करके बताएंगे। कर्सर, कर्सर ऑन नेक्स्ट पेज, पेज वाइज कर्सर मूव करेगा। बैकस्लैश ए, अलर्ट बेल, इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप में स्पीकर तो रहेगा ही, डेस्कटॉप में भी स्पीकर लगा हुआ रहेगा, तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा बैकस्लैश ए से। बैकस्लैश सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, क्वेश्चन मार्क, ये बैकस्लैश आर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न कर्सर ऑन बिगनिंग ऑफ लाइन। जो भी लाइन, जो मैसेज रहेगा, ठीक है, कर्सर कहाँ रहेगा? लाइन के बिगनिंग में ना। और बैकस्लैश एन कहने का मतलब क्या? न्यू लाइन, लाइन के एंड में ना, जो बैकस्लैश एन यूज किए हैं। इतना ही हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे स्केप सीक्वेंस, और इसका एग्जाम्पल कैसे यूज होगा वो चीज मैं लिख कर बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में लिखो, प्रिंटफ, एक जो मैंने लिखा था ऐसे अगर डबल कोट में लिखेंगे तो तुम जान रहे हो कि मैसेज क्या आएगा। वेलकम और बैकस्लैश इन टू बैकस्लैश इन और क्या लिखें? सी। तो क्या आउटपुट आएगा बताइए? वेलकम प्रिंट करेगा। बैकस्लैश इन से कहां आ जाएंगे? न्यू लाइन में ना। न्यू लाइन में क्या प्रिंट करेगा? टू
फिर न्यू लाइन आ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा? सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बैकस्लैश n का काम होता है न्यू लाइन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम्पल यूज किया, प्रिंटफ वेलकम \t 2, ठीक है, \t और यहां पर दे दिया मैंने सी। व्हाट विल बी आउटपुट? हॉरिजॉन्टल टैब ना, वेलकम टू, इस तरह से मैंने दे दिया स्पेस ताकि आपको पता चले, वेलकम टू सी, इस तरह से आउटपुट आएगा। एक मैं डबल कोट वाला भी लिख देता हूं, बाकी हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे। डबल कोट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, तो डबल कोट मैंने लिख दिया, फिर मैंने वेलकम दे दिया टू सी, फिर ना डबल कोट चाहिए, ठीक है, तो डबल कोट, और डबल कोट से मैसेज क्या होता है? इनक्लोज होता है। तो व्हाट विल बी आउटपुट? वेलकम टू सी। कहा? नहीं, तो ये था हमारा स्केप सीक्वेंस। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो ये सब जितना भी टोकन्स हम बताए हैं, इसलिए हम टोकन्स आपको बता रहे हैं डिप में, कि ताकि जब प्रोग्रामिंग यूज करे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो स्केप सीक्वेंस यूज होगा, टाइप स्पेसिफायर यूज होगा, आइडेंटिफायर यूज होगा, वेरिएबल यूज होगा, कांस्टेंट यूज होगा, डेटा टाइप यूज होगा, ऑपरेटर यूज होगा। और प्रोग्रामिंग करने के पहले आप ये सब जानेंगे ही नहीं, तो कैसे आप प्रोग्रामिंग समझेंगे? तो जो आपको लगता है, दिखाई देता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है सीनियर, तो उसके पीछे उसका मेहनत है, उसके पीछे मेहनत है। सी प्रोग्रामिंग का कॉपी चेक कर रहे हैं, किसी का कॉपी पहुंच गया है 58 57 भी, और किसी का 4 मार्क्स भी है, 5 मार्क्स भी है। तो चलिए उस स्टूडेंट को तो है कि जो बाद में ज्वाइन किए थे, लेकिन जो क्लास शुरू से कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस तो सही होना चाहिए। अगर जो बच्चे क्लास शुरू से कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस फिर डाउन है, उनका अगर मार्क्स 5 10 आता है, तब आप सोच लीजिए कि आप कहाँ पे हैं। और वही स्टूडेंट्स का मार्क्स है जो क्लास में रेगुलर है, उन्हीं लोग का मार्क्स सही है। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।